Hello dear students, welcome back to IFS. Today we are going to discuss your JNU entrance exam paper. JNU entrance exam paper जो 2020 का एग्ज़ाम है बहुत ही जल्द आपका आने वाला है, तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस कर रहे हैं। 2017 का पेपर हम MSc लाइफ साइंस के लिए देख रहे हैं। 2017 का जो पेपर है उसमें केमिस्ट्री का जो पोर्शन है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम केमिस्ट्री का पोर्शन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, देखो क्या थे क्वेश्चंस आपके, क्या थे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन 2017 में आए हुए। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी आते हैं, ठीक है। तो आपको 100% मार्क्स स्कोर अगर करना है तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए ये आपको बेनिफिट करेगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके क्वेश्चन पेपर में, यू हैव टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 1 मिलीमोलर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। मिलीमोलर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन आपको बनाना क्या है, 1 मिलीमोलर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बनाना है। हाउ मच सोडियम क्लोराइड विल यू डिजोल्व इन वाटर, कितना सोडियम क्लोराइड होगा जो आपको डिजोल्व करना पड़ेगा वाटर में। तो देखो, इसको सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स अगर पता होते तो आप इजीली निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर पता है तो आपको मास अपॉन मोलर मास, मोलार मास कौन सा होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे दिया हुआ है, यही इसी को हम मोलार मास कहते हैं। तो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, आपको सिर्फ मास निकालना है, बट इसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स? तो नंबर ऑफ मोल्स आपका अगर 1 मिलीमोलार होगा, 1 मिलीमोलार अगर होगा आपके पास कंपाउंड, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हैं आपको, तो वॉल्यूम मोल पर मोल यानी कि मोल, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इंडिकेटेड बाय n, स्मॉल छोटा n से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। तो 1 मिलीमोलार क्या होता है, 1 मिलीमोलार क्या होता है, 1 मिलीमोलार आपका अगर मिलीमोलार में वॉल्यूम दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे वो भी मिलीमोल्स आएंगे। ये जो आएंगे ना, ये मिलीमोल्स आएंगे, फिर मिलीमोल्स आएंगे जो आने वाले हो ग्रुप होंगे, ठीक है। देखते हैं, अगर कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी तो कन्वर्जन करेंगे, अदरवाइज कन्वर्जन नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 मिलीमोल आपको दिया हुआ है। मिलीमोल मोल, मोलार क्या होता है, मोलार इज इक्वल टू मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। मिलीमोलार इज इक्वल टू मिलीमोल पर लीटर, ओके, मिलीमोल पर लीटर। तो आपके पास क्या है, 1 मिलीमोल, 1 मिलीमोल पर लीटर है, ठीक है। तो लीटर इनवर्स है। नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इंडिकेटेड बाय n, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इंडिकेटेड बाय, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, 1 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है। तो देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है, 1 लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो 1 मिलीमोल इज इक्वल टू लीटर इनवर्स इंटू 1 लीटर। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 1 ही आएगा, तो लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीटर इनवर्स एंड लीटर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे आपके 1 मिलीमोल, ठीक है। तो हम मिलीमोल में ही आपका रखा है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। आपके नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पे आ गए, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आ गए, इसका मतलब ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। ये वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, देखो n की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1 मिलीमोल इज इक्वल टू मास, जो कि आपको ग्राम में चाहिए। अब यहाँ पे आपको मास कितने में चाहिए, ग्राम में चाहिए। मोलार मास दे रखा है आपका, मोलार मास, मोलार मास इज इक्वल टू मोलार मास क्या है आपका, 58.44 ग्राम पर मोल है, ग्राम पर मोल है। तो आपकी ये जो वैल्यू ये कितनी है, 58.44 ग्राम पर मोल। अब इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है बस यहाँ से यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, मास इज इक्वल टू, मास इज इक्वल टू आपको 58.44 मिलीमोल इंटू 50 मिली ग्राम पर मोल, ये मास का यूनिट ग्राम पर मोल है ना, इंटू 1 मिलीमोल। तो यहाँ पे क्या बचा, ये मोल गया, मोल गया, यहाँ पे मिली था,
मिलीमोल। तो ये मिलीग्राम क्या बचा, मिलीग्राम। तो मास इज इक्वल टू 58.44 मिलीग्राम। तो आपका 58.44 मिलीग्राम बचा। बस आपको क्या करने थे, यूनिट आपको कैंसिल करने थे। तो यहाँ पे आपने यूनिट कैंसिल किए, फर्स्ट यहाँ पे किए, उसके बाद फिर यहाँ पे किए। तो आपको दो फॉर्मूले की जरूरत थी। फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए था, इस पे फिर से क्वेश्चन आएगा, नोट डाउन कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मास अपन मोलर मास, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़े। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपने क्या किया, आपका कंपाउंड जो था 1 मोलर इज इक्वल टू आपका नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम लीटर होता है। तो मिली मोलर के लिए मिली मोल्स निकाल लिए। तो मिली मोल्स निकालने के बाद आपने यहाँ पे मिली मोल्स यूज किए और ग्राम मोल मोल कैंसिल करके आपने 58.44 आंसर निकाला मिलीग्राम में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था ऑप्शन नंबर सी। कैल्शियम सल्फेट इज कॉमनली कॉल्ड एज, तो कैल्शियम सल्फेट जनरली प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है इसे। कैल्शियम सल्फेट को जनरली प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, आपको ये ऑलरेडी पता ही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिजोल। तो एनिसोल क्या होता है, देखो एनिसोल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर आप बेंजीन लोगे, बेंजीन को अगर CH3 जोड़ दोगे तो इसे कहा जाता है टोल्यून। क्या कहा जाता है, टोल्यून। अगर बेंजीन लोगे, बेंजीन को अगर आप OCH3 जोड़ दोगे तो इसे कहा जाता है एनिसोल। तो OCH3 कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन में। तो OCH3 ऑप्शन में ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट। तो C6H5 क्या है आपका, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 5 हाइड्रोजन है। कार्बन कितने हैं, कार्बन देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि C6H5OCH3, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 आपको पूछा है। तो जनरली जो स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 होता है, देखो कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना जरूरी है, जो आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालोगे तो इसमें निकलेगा 3s2 3p 3p3, ठीक है। नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है, ये क्या होता है 2s2 2p3 होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के एग्जैक्टली नीचे क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का क्या आएगा, फॉस्फोरस का आएगा 3s2 3p3। तो कितने इलेक्ट्रॉन से, 5 इलेक्ट्रॉन से। तो फॉस्फोरस पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन से, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5। तो ये 5 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। तो 5 सिग्मा बॉन्ड्स अगर फॉर्म करता है तो कितने आएगा, तो ये sp3 कितने हुए, 4, और ये D 1 बॉन्ड विथ sp और D। तो sp3D आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो इसके हिसाब से आपके दो ज्योमेट्रीज हो सकती है, आपके स्क्वायर पिरामिडल और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री होती है TBP। इसमें आपका क्लोरीन 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 और क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। तो ये जो तीनों एटम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, वन प्लेन में होते हैं। और ये जो दोनों एटम्स होते हैं ये वन प्लेन में होते हैं। ये जो दोनों एटम्स होते हैं वो वन प्लेन में होते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे TBP इसमें ज्योमेट्री होगी। इसे कहा जाता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आपका ज्योमेट्री होगी, जिसे कहा जाता है TBP, ठीक है। तो यहाँ पे PCl5 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विथ CH3Cl विल प्रोड्यूस। देखो ये भी हम 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, FC अल्काइलेशन आपने सुना होगा। क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन अगर करते हो आप, तो CH3Cl के साथ प्लस AlCl3, CH3Cl के साथ, यहाँ पे तो AlCl3 नहीं दिया बट जनरली AlCl3 होता है। तो क्या होता है यहाँ पे होता है आपका जो कंपाउंड होता है CH3Cl की रिएक्शन अगर आप करते हो तो CH3 में से Cl निकल जाता है, आपका CH3 पॉजिटिव बनता है। और ये बेंजीन रिंग जो होती है, ये बेंजीन रिंग यहाँ से डायरेक्टली अटैक करती है आपके इस CH3 पे, बनाते हैं आपका
CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद इलिमिनेशन करने के बाद आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है कुछ ऐसे। अब इस प्रोडक्ट को क्या कहा था मैंने, Cl माइनस जो था वो यहाँ पे अटैक करेगा ऐसे, और यहाँ पे प्लस HCl फॉर्म होगा। अब ये जो कंपाउंड था, जब मैंने आपको NaSol का स्ट्रक्चर बताया तब मैंने आपको बताया था, अगर बेंजीन होगी, बेंजीन को अगर ये अगर बेंजीन है, बेंजीन को अगर CH3 अटैच होता है तो उसे कहते हैं टोल्यून। तो देखो ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्या, टोल्यून प्लस HCl, इसके साथ क्या निकल रहा है, HCl निकल रहा है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, विथ टोल्यून प्लस HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, प्रिडिक्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दे रखा है, पहले उसको समझना होगा ये क्या है। तो ये आपका CH3 है, देन कार्बन है, देन कार्बन है, अगेन CH3, और बीच में ऑक्सीजन है। तो H4 वैलेंसीज कंप्लीट करने के लिए आप देखोगे यहाँ पे कीटोन होगा। तो H+ अगर ऐड करते हो तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। तो लोन पेयर्स होने की वजह से ये H+ वो डायरेक्टली अटैक करता है इस H+ पे, CH3 कार्बन, CH3 डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। और जब ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में जनरली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। अगर देखोगे आप पीरियोडिक टेबल, तो बोरॉन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है। तो इसमें बोरॉन से लेके फ्लोरीन तक क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, खुद की तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। आपके अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है, और वहाँ पे जो बेल आइकन होगा, बेल आइकन को बटन दबा देना है। पहले जो लाइव लेक्चर्स लिए हुए थे केमिस्ट्री में, तब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपको जाके वो लेक्चर्स चेकआउट करने हैं। क्या है वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इंडक्टिव इफेक्ट, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर किए, तो वो लेक्चर आपको जाके देखना है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, द टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। तो ये खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ऑक्सीजन की ज्यादा है, बट इस पे फिर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो स्टेबल नहीं होता, इसीलिए ये क्या करता है, ये ओपनिंग करता है, और ओपनिंग करने की वजह से आपका कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो OH यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसके साथ अभी दे रखा है इन्होंने CN माइनस। तो ये CN पॉजिटिव चार्ज पे इमिडिएटली अटैक करेगा और आपका बना देगा कंपाउंड ऐसे, OH और CN और ये CH3 क्या बना देगा, ये आपका कंपाउंड बना देगा कुछ ऐसे। ओके, तो अब इस कंपाउंड में क्या करना है आपको, इस कंपाउंड का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इस कंपाउंड को कहते हैं साइनोहेड्रीन। ये साइनो और ये हाइड्रीन, तो इसे कहते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रीन। तो साइनोहाइड्रीन जो आपका कंपाउंड होता है वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है, साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विथ K2Cr2O7 विल यील्ड। तो फर्स्ट आपको प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, देखो CH3, CH2 को अटैच होता है अल्कोहल, तो उसे कहा जाता है प्राइमरी अल्कोहल। CH3, CH और CH3, तो CH को अगर अटैच होता है आपका तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। CH3 कार्बन, CH3 एंड देन CH3। यहाँ पे CH3 की जगह पे अलग अलग कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं, बट इस कार्बन पे अगर 1-2 हाइड्रोजन होंगे तो इसे कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इसे इंडिकेट करते हैं ऐसे अल्कोहल से। इसे क्या कहेंगे, अगर एक CH होगा तो उसे कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, और कोई भी CH नहीं होगा और OH ग्रुप अगर होगा तो उसे कहेंगे टर्शरी अल्कोहल। क्या कहेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। तो ये जो टर्शरी अल्कोहल होता है, ये जो टर्शरी अल्कोहल होता है, 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है टर्शरी अल्कोहल। यहाँ पे क्या पूछा है, सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कि इसकी बात चल रही है यहाँ पे। तो टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल विथ K2Cr2, K2Cr2O7 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 12th में आपने पढ़ा होगा, 12th का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो CH3 CHOH CH3। तो इस अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो आपका कंपाउंड फॉर्म होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसके लिए कोई भी रिएजेंट यूज कर लो आप चाहे यूज कर लो K2Cr2O7 जो दिया हुआ है, और आप यूज कर लो KMnO4, और आप यूज कर लो PCC। इनमें से कोई भी रिएजेंट आप अगर यूज करते हो, कोई भी PCC और PDC, ऐसे बहुत रिएजेंट्स मिलेंगे आपको जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, जब भी आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तब आपको कीटोन ही प्रोडक्ट मिलता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एसिड भी मिल सकता है और एल्डिहाइड भी मिल सकता है। बट सेकेंडरी अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो उसमें आपको कीटोन ही प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑलवेज प्रोवाइड द प्रोडक्ट कीटोन, तो इसलिए इसका आंसर होगा कीटोन, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर होगा कीटोन। और द कार्बन आयन, जो कार्बन आयन दे रखा है उसका स्ट्रक्चर देखो, मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे CH2 और यहाँ पे X है। ये X कौन सा होगा जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कार्बन आयन स्टेबल होगा। मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा, तो देखो कार्बन आयन मतलब क्या, कार्बन आयन आता है आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स 3 बॉन्ड्स 8 इलेक्ट्रॉन्स ट्राइवेलेंट, ठीक है। ट्राइवेलेंट 8 इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या होगा, कार्बन आयन होगा। और ये आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होती है, क्या, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब बहुत इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। अगर उसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, उसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स देगा, उसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो वो स्टेबल रहेगा का। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होती है, तो यहाँ पे अगर CH2 माइनस ऑक्सीजन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेंगे, रिपल्शन, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, इसीलिए ये ऑप्शन तो कट गया। CO2 है तो यहाँ पे माइनस होगा, CO2 माइनस, तो यहाँ पे CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस। अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, और CO2 माइनस यानी कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे के पास, तो ये भी स्टेबल नहीं रहेगा, तो ये भी आपका रिपल्शन दिखाएगा, ये साइन ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन दिखाएगा, तो ये भी स्टेबल नहीं रहेगा। अब बात आती है आपके नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन है, तो देखो CH2 माइनस, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन R। तो अगर CH2 माइनस निगेटिव चार्ज के एडिशन में अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो स्टेबल रहेगा, तो ये होगा आपका स्टेबल। अगर क्लोरीन होगा तो, क्लोरीन अगर होगा तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं, ये भी आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब दोनों क्या है, स्टेबल है, बट उन्होंने क्वेश्चन पूछते समय देखो आपको एक वर्ड यहाँ पे डाल दिया है मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल अगर देखना होगा तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अगर देखते हो आप तो देखो कार्बन आपके पास बोरॉन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, देन फ्लोरीन होता है। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। बट इसके नीचे अगर देखोगे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन सब के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ दिखावा है, बट इस अनायन को अगर डायरेक्टली रहने के लिए घर मिल जाए तो, जैसे कि इस क्लोरीन के पास अगर देखोगे तो एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या करता है, डायरेक्टली इसके साथ इंटरेक्शन करता है, और इंटरेक्शन करने की वजह से ये मोस्ट स्टेबल हो जाता है एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ। इलेक्ट्रॉन है और पूरा एम्प्टी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि रिपल्शन की तो कोई बात ही नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच सकता है, खींचेगा, रहने के लिए जगह, बस कहेगा कि आ जाओ मेरे घर आप रहना, बट रहने के लिए जगह नहीं देगा, मतलब जो फीलिंग होगी ना वो नहीं होगी, उसमें रहने के लिए जगह नहीं देगा, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन यहाँ पे आता है, यहाँ पे इसके पास क्या है, डायरेक्टली खाली रूम पड़ा हुआ है, एक ऑर्बिटल खाली है, इसमें डी ऑर्बिटल पूरा खाली है, तो इसके लिए रहने के लिए जगह देगा और ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा।
इसे कहते हैं बैक बॉन्डिंग। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये कॉन्सेप्ट को कहते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होता है, देखो, मोस्ट स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। क्या होता है बैक बॉन्डिंग? कोई भी अगर 2p ग्रुप है, ये सारे 2p ग्रुप से और ये 3p ग्रुप से, अगर कोई भी 2p ग्रुप और 3p ग्रुप है और 3p ग्रुप में क्या है, mtd ऑर्बिटल, mtd ऑर्बिटल होता है, mtd ऑर्बिटल होता है ये, ठीक है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन से, तो ये इसको स्टेबलाइज करता है और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बैक बॉन्डिंग। तो इसे मोर स्टेबलाइज करता है और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है स्टेबलाइज। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, स्टेबलाइज, एंड इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये मोस्ट स्टेबल होगा आपका क्लोरीन। तो ध्यान रखना, जब भी आपके ये ग्रुप्स होते हैं जिन पे अनायन होता है और उसके एडजेसेंट में अगर ये सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, तो उसके पास डी ऑर्बिटल होने की वजह से, पूरा खाली कमरा होने की वजह से, ये डायरेक्टली उसको डीलोकलाइजेशन के लिए हेल्प करता है और डायरेक्टली डीलोकलाइजेशन के लिए हेल्प करने की वजह से मोस्ट स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा फिर आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज योर क्लोरीन। तो क्लोरीन विल स्टेबलाइज CH2- मोर एज कंपेयर टू या नाइट्रोजन पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन जब करना होता है तो ये जो होता है ग्रुप, ये जो आपका ग्रुप होता है, ये जो बेंजीन है, जस्ट इमेजिन करो कोई भी कंपाउंड होगा यहाँ पे बेंजीन, इसमें अगर NO2 पॉजिटिव की एडिशन करते हो, NO2 पॉजिटिव की एडिशन अगर करते हो, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे NO2 अटैच हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को कहा जाता है नाइट्रेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को कहा जाता है नाइट्रेशन रिएक्शन। अब अगर आप ठीक से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको एक बात यहाँ पे समझ में आ रही होंगी, क्या है वो बात, यहाँ पे वो बात है, आपका नाइट्रोजन है, NO2 है, एग्री, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से आपका PHCH3 क्या है, PHCH3 है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये इनसे रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे X अटैच कर दिया है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे X जो भी होगा वो अगर इसे इलेक्ट्रॉन देगा तो रिएक्टिविटी तो बढ़ेगी, क्योंकि इसको यहाँ पे अटैक करना है, ऐसे नाइट्रेशन यहाँ पे करना है तो इसको अटैक करना पड़ेगा, तो ये ऐसे अटैक करेगा, आपका कंपाउंड देखो कैसे बनेगा। फिर यहाँ पे नाइट्रेशन NO2, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और इसे निकाल के नाइट्रेशन बना देगा। तो आपको नाइट्रेशन करना है और नाइट्रेशन करने के बाद आपका जो कंपाउंड होगा वो रिएक्टिव, नाइट्रेशन करने के लिए आपका कंपाउंड जो होगा ये रिएक्टिव होना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होने वाला है और पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा विथ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई देता है उसे तो वो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ पे NO2 क्या है, नाइट्रेशन है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ पे देखना है आपको इन दो सब में इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड कौन सा है। तो देखो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्लोरीन क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मतलब क्या होता है, जो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। द टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब है खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना, और क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो ये खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब देखो इन चारों का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे होगा, इन कुछ ऐसे होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2Cl CHC, ठीक है, इन सब में क्या है ऐसे। अब यहाँ पे CH3 CH2Cl है, CHCl2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ये क्या करेगा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये क्या करेगा, उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। 3 ग्रुप्स ज्यादा ही खींचेंगे। सिंपल से रस्सी दे दी आपके हाथ में, एक साइड एक ही कोई भी बंदा है और एक साइड 2 लोग है, तो 2 लोग जहाँ पे होंगे वहां पे ज्यादा खींचा जाएगा, जहाँ पे 3 लोग होंगे वहां पे ज्यादा खींचा जाएगा, ठीक है। तो उस साइड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे जाएंगे। इसीलिए ये डोनेशन जो होगा ये सिर्फ इसमें होगा। तो इलेक्ट्रॉन रीच ये है, इलेक्ट्रॉन रीच है ये। तो इलेक्ट्रॉन रीचनेस अगर देखोगे तो कुछ ऐसे होगा, मोर इलेक्ट्रॉन रीच होगा ये,
मोर इलेक्ट्रॉन रिच, ओके, ये क्या होगा, लीस्ट, ठीक है। तो ये सबसे क्या होगा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, इसीलिए आपका मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड ये होगा। क्योंकि आपको पॉजिटिव से अगर रिएक्ट करवाना है तो आपके पास निगेटिव होना जरूरी है, और सबसे ज्यादा निगेटिव इसके पास है एज कम्पेयर टू दिस 3 कंपाउंड। इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, टोल्यूइन इज योर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू क्लोरोटोल्यूइन। इथेनॉल व्हेन हीटेड विद प्रेजेंस ऑफ 95 H2SO4, 95% H2SO4, तो 95% यहाँ पे वर्ड बहुत यूजफुल है। तो इथेनॉल मतलब क्या होता है, इथेनॉल मतलब आपका CH3 CH2 OH, 95% H प्लस यानी कि H2SO4 मतलब H प्लस का सोर्स है, तो लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगी इसमें, CH3 CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज, पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं होगा, इसीलिए वो क्या करेगा, इजीली लीव कर देगा। और लीव करने के बाद आप देखना यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज आने के बाद यहाँ पे कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल होगा जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो देखो H प्लस था, H2SO4 क्या होता है, HO, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, OH। इसमें से अगर प्रोटॉन लॉस्ट हुआ, माइनस प्रोटॉन अगर हुआ तो HSO4 माइनस प्लस H प्लस, तो ये H प्लस जो है आपका वो यहाँ पे लीव हो रहा है HSO4 माइनस। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वर्क करके HSO4 माइनस एक्ट कर सकता है क्या, तो यहाँ पे HSO4 की साइज बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे CH2 जो है इस हाइड्रोजन को डायरेक्टली अप्रोच करेगा कार्बन से, तो ये हाइड्रोजन उसको दिक्कत करेंगे, तो डायरेक्टली हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करके आपका निकल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी को कहा जाता है आपका इथाइलिन, इसी को कहा जाता है आपका इथाइलिन। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपका 95% H2SO4 का प्रोडक्ट होगा इथाइलिन। यही अगर 10% होता तो 10% होता तो आपका यही प्रोडक्ट होगा, आगे आपका रिएक्शन नहीं होती इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम क्या है, यहाँ पे कार्बोकटायन होता है, और यहाँ पे क्या है ना, ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। तो अल्काइल ग्रुप यानी कि CH3 कंसीडर कर लेता हूँ मैं। अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो कोई भी अगर ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये दो तरीके से कर सकता है, एक हाइपर कंजुगेशन से, एक रेजोनेंस से, 3 टाइप से कर सकता है, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। अब यहाँ पे ये जो कार्बन स्टेबलाइज होता है ये हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज होता है। कार्बोकटायन इज स्टेबलाइज बाय, कार्बोकटायन इज स्टेबलाइज बाय हाइपर कंजुगेशन। ये जो अल्काइल ग्रुप से कार्बोकटायन स्टेबलाइज होते हैं वो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज होते हैं, और हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज होने की वजह से यहाँ पे आपको ऑप्शन चेक करो पहले फिर, तो ये हैज नो इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, हैज इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, इसका इफेक्ट होता है, ऐसे नहीं कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है, इसमें इफेक्ट होता है। रिड्यूसेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अभी कोई भी अल्काइल ग्रुप जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन देता है इसका मतलब क्या होता है, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन देता है इसका मतलब क्या होता है, इस पॉजिटिव को तो वो स्टेबलाइज करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये गरीब आदमी है, ये बहुत ज़्यादा गरीब आदमी है, इसके पास होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन होता है ना, कार्बन के पास होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन, बट इसके पास है देखो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे 6, देखो 1 2 3 4 5 6, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ट्राईवेलेंट है और पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोकटायन, क्या है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, तो इसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो वो स्टेबलाइज होगा। तो अल्काइल ग्रुप आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, दिस इज करेक्ट आंसर। ये स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है बाय हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या होती है, इसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है।
तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ड्यू टू पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। जब आपका कार्बोकैटायन ऐसे होगा, देखो एक बार आपके पास कार्बोकैटायन है और कार्बोकैटायन में क्या है आपका कंपाउंड कुछ ऐसे पॉजिटिवली चार्ज, और उसमें अगर कॉन्जुगेशन होगा यानी कि सिंगल बॉन्ड का अगर उनमें गैप होगा, जैसे कि यहाँ पे है ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अगर होगा तो ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो यहाँ पे एक सही कह रहा है कि कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस से, बट यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप्स दे रखे हैं ना वो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज नहीं कर सकती, वो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से करती है। तो अल्कीन जब होगा यहाँ पे, अल्कीन जब कहा जाएगा यहाँ पे द ग्रेटर नंबर ऑफ अल्कीन ग्रुप्स अटैच टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, अल्कीन ग्रुप्स अल्टरनेटिवली अल्कीन ग्रुप्स, तो आपके क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तब आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस स्टेटमेंट के लिए तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन होता है जिसकी स्टेबिलिटी होती है बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जो आगे रिएक्शन दिए हुए है उसमें क्या करना है आपको, एक्स एंड वाई। तो देखो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर एक्स आ जाता है ना, आर एक्स, एक्स इज इक्वल टू आपका क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन। और इसमें अगर कुछ मेटल दे दिए जाए, यहाँ पे मेटल दे दिए जाए, मेटल क्या होंगे आपके, मेटल होंगे आपके जिंक, मैग्नीशियम, ठीक है, एक्सेट्रा, जिंक, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। अब यहाँ पे क्या है, जिंक दिया हुआ है तो इसमें कंपाउंड फॉर्म होगा आर एम एक्स, यानी कि मेटल क्या हो जाएगा, ये इंसर्ट हो जाएगा, इसे कहा जाएगा ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन होता है इसलिए इसे ऑक्सीडेटिव एडिशन कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, CH2 इसको अटैच है Br, इसको अटैच है Br। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जिंक, जिंक की रिएक्शन अगर करोगे तो इन दोनों में ये इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि CH2 जिंक Br। अब ये क्या करेगा, ये जो CH2 Br है यहाँ पे, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कहाँ से, ये जो कार्बन जिंक बॉन्ड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे, और इसके इलेक्ट्रॉन्स लेगा यहाँ पे, यानी कि आपका कंपाउंड बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2। क्या बनाएगा, प्लस ZnBr2, क्या बनाएगा, प्लस ZnBr2। ठीक है, इसमें क्या बनाएगा, ZnBr2। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, CH2 ZnBr2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अल्कीन फॉर्मेशन कर रहा है, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड प्लस ZnBr2, आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपल सी रिएक्शन थी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ZnBr2 फॉर्म हो जाए। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, तो आपको रिएक्शन दे रखी है, इसमें प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो क्या है आपके पास रिएक्शन, तो आपके पास फिनॉल है, OH प्लस जिंक। तो जिंक क्या करेगा, जिंक और मेटल कोई भी हो, मेटल आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, जिंक एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं आपके, कोई भी अगर कंपाउंड होगा, OH बॉन्ड अगर होगा तो उसका ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड, और जिंक के पास तो इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिवली इसे स्टेबलाइज कर देता है, तो इसमें बनेगा आपका जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें जिंक ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। इसमें आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं, आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में यहाँ पे सोडियम दे दिया जाएगा, पोटेशियम दे दिया जाएगा, इनमें से कोई भी मेटल दे दिया जाएगा, तो आपको अगर समझ में आ जाता है कि यहाँ पे अल्कोहल है और आपको मेटल दिया हुआ है, तो अल्कोहल से आपका अल्को ऑक्साइड बनेगा, तो अल्कोहल से आपका मेटल, कोई भी मेटल ऐड करो, अल्को ऑक्साइड बनेगा। अल्को ऑक्साइड क्या होता है, RO-, यहाँ पे क्या है, PHO- है, तो ये अल्को ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा अगर कोई भी मेटल ऐड कर दिया जाए तो। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा फिर, अल्को ऑक्साइड फॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ KMnO4 ड्यू टू, KMnO4 का पिंक कलर होता है, आपका पिंक कलर होता है KMnO4 का। तो KMnO4 की अगर ऑक्सीडेशन निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे तो आपको पता चलेगा, इसकी +1, इसको X और इसको
-2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, ठीक है। तो 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0। तो 1 + x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 - 1, x इज इक्वल टू 7। क्या करना है आपको, पोटेशियम +1, फर्स्ट रो अगर होगी तो 11th में पढ़ा था हमने। मैग्नीशियम जिसके निकालने उसको x कंसिडर कर लिया। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन देता है, -2 इंटू 4 थे इसलिए 4 लिख दिया। तो -2 इंटू 4 -8 हो गए। 1 + x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 1 + x इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू 8 - 1 इज इक्वल टू 7। तो आपका ये 7 हो गया। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके d ऑर्बिटल में। MnO4 अगर देखोगे, Mn अगर देखोगे तो आपका D7 कॉन्फ़िगरेशन होता है। S2D5 4s2 3d5 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है 4s2 3d5, इसमें लास्ट 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। यानी कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, Mn+7 है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, फिर भी कलर दिखा रहा है। कलर अगर दिखा रहा है तो फिर यहाँ पे लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो ये चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वहाँ पे ये बोल रहा है मेटल टू लिगेंड। अगर है ही नहीं तो कैसे देगा, ठीक है। तो डी सबशेल ट्रांजिशन यानी कि डी ट्रांजिशन। तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तो लॉस्ट हो गए क्योंकि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +7 Mn+7 की अगर आप निकालोगे तो 4s0 3d0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उसमें इंटरेक्शन कैसे होगा, तो उसमें इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता डी ऑर्बिटल्स में। इसीलिए चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होगा जो O2- होगा आपके मैग्नीशियम को देगा, सॉरी मैग्नीज को देगा, मैग्नीज +7 को देगा और इसे कहा जाएगा लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और इस ट्रांजिशन की वजह से, इस ट्रांजिशंस की वजह से जो कलर आपके आएंगे उसको कहा जाएगा कलर ऑफ KMnO4, दैट इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर आपको पीरियोडिक टेबल में देखना होगा तो जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे हेलियम है, नियोन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ठीक है। इतने ग्रुप्स अगर है तो आपका लास्ट में कौन सा ग्रुप आता है आपको देखना होगा और ऑप्शन में अगर वो प्रेजेंट होगा। अब देखो यहाँ पे जेनॉन दिया हुआ है यानी कि जेनॉन, नियोन तो आपका यहाँ पे, क्रिप्टॉन आपका पहले आता है, हीलियम आपका सबसे पहले आता है, सिर्फ आर्गोन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जेनॉन है इसका सबसे ज़्यादा मास होगा और सबसे ज़्यादा मास होने की वजह से उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। तो अप टू डाउन, अप टू डाउन इन द पीरियोडिक टेबल इन वर्टिकल रोज कॉलम्स में, अगर आप ऊपर से अगर नीचे आते हो तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा आपका जेनॉन का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा आपका जेनॉन का, ठीक है। तो ये थी आपके 2017 के क्वेश्चन पेपर MSc लाइफ साइंस से। केमिस्ट्री का पोर्शन हमने डिस्कस किया। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अगर आप ये चैनल आप ये वीडियो देख रहे होंगे IFAS ऑनलाइन पे और आप देख रहे होंगे IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी के चैनल पे, अगर आप ये वीडियो IFAS ऑनलाइन पे देख रहे होंगे तो इसको तो सब्सक्राइब करना ही है आपको, बेल आइकन का बटन भी दबाना है, क्योंकि अगले जो वीडियोस आए, अपडेट आए, जैसे कि JNU की एग्जाम होते ही हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो अगर आपकी होती है तो IFAS ऑनलाइन में आपको इमीडिएटली मिलेंगे, IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी में भी आपको इमीडिएटली मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप अगर ये वीडियो इस चैनल पर देख रहे होंगे तो आपको ये इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो इस चैनल पे देख रहे होंगे तो आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, जिसके लिए आपको फर्दर जो भी वीडियोस आए, जो कुछ डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस होंगे, आपको उसमें बेनिफिट हो, ठीक है। तो आपको दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपका
टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी। टेलीग्राम चैनल, जो कुछ एग्जाम्स होते हैं, जो कॉन्टेस्ट होते हैं, उसके पेपर्स वहाँ पे आपको मिलते हैं, फ्री में क्वेश्चंस वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। एग्जाम आपकी होती है, कॉन्टेस्ट जो फ्री कॉन्टेस्ट होते हैं आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको अगर सॉल्व करना चाहते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो JNU के लिए, कोई भी MSc एंट्रांस के लिए, IIT JAM, BHU सारे एग्जाम्स के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की लिंक होगी वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, थैंक यू।